यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। सो गाइस, एक बात समझो, हमने लास्ट लेक्चर में टीडीएस टीसीएस पढ़ना चालू किया था। अब टीडीएस टीसीएस में क्या क्या पढ़ा था उसको एक बार क्विकली रिवाइज कर देते हैं और उसके बाद हम आगे पढ़ना चालू करेंगे। भाई साहब मोहम्मद आरिफ, विवेक, शिवांशु, सब लोग इधर ध्यान दीजिए। आपका परसों का लेक्चर लास्ट लेक्चर रहेगा, ठीक है? उसके बाद में मैं 2 लेक्चर टोटल इनकम के डालूंगा, बट वो अभी आपको नहीं देखना है। वो जब आपका पूरा हो जाए उसके बाद आपको रिवाइज करके देखना है, ठीक है? वो 2 लेक्चर रहेंगे, वो मैं बाद में लूंगा, अभी लूंगा भी नहीं। आप अगर किसी दिन सैटरडे संडे को फ्री हो तो उस दिन ले लेंगे, नहीं तो बाद में लेंगे। बट वो टोटल इनकम के क्वेश्चन रहेंगे। बट टोटल इनकम के क्वेश्चन करने के लिए आपको सब हेड का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है? तो भैया अब वो आपको नहीं देखने हैं, बट अपन परसों जो है वो टीडीएस टीसीएस टॉपिक है वो अपना कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए आज हम ट्राई करते हैं आगे पढ़ने का। कल कितना पढ़ा था उसको एक बार क्विकली रिवाइज कर देते हैं और उसके बाद हम आगे पढ़ना चालू करेंगे। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, कल अपन ने टॉपिक चालू किया था टीडीएस। बोलो टीडीएस। टीडीएस में क्या होता है कि 2 पार्टी होती है, एक होता है पेयर और एक होता है पेई। पेयर काटता है पेई का। कब काटना है? पेमेंट या क्रेडिटिंग द पार्टी व्हिचएवर इज अर्लियर। लेकिन ये ऐसे केसेस है जिसमें सिर्फ आप पेमेंट करोगे तो ही टीडीएस काटना है। सबसे पहला हमने पढ़ा था यहां पे एक और चीज कि सर एक बात बताओ, जितनी भी टीडीएस की रेट रहेगी वो फ्लैट रेट रहेगी या उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन से सरचार्ज जोड़ना पड़ेगा? मैंने बोला फ्लैट रेट रहेगी। जितनी भी रेट है टीडीएस की अपन पढ़ेंगे वो फ्लैट रेट रहेगी, लेकिन 2 केसेस में आपको हेल्थ एंड एजुकेशन से सरचार्ज को जोड़ना पड़ेगा। एक तो तुम्हारा सैलरी वाला टीडीएस और दूसरा तुम्हारा अगर नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को पे करते हैं तो नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को पे करते हैं वो देखो ऐसे भी इंटरमीडिएट में नहीं आता, बट सैलरी के केस में आपको ध्यान रखना है, आपको हेल्थ एंड एजुकेशन से सरचार्ज है उसको कंसिडर करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो पेई होता है ना, वो पेयर को अपना पेन नंबर या आधार नंबर देना पड़ता है। अगर पेई ने पेयर को अपना पेन नंबर या आधार नंबर नहीं दिया तो पेयर है वो टीडीएस काटेगा, जो भी टीडीएस का रेट रहेगा, और 20% व्हिचएवर इज हायर से। लेकिन 194 क्यू है तो यहां पे 20% की जगह 5% आ जाएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था सबसे पहली टीडीएस की सेक्शन पड़ी थी 192, दैट इज टीडीएस ऑन सैलरी। अब एक बात समझना, टीडीएस ऑन सैलरी है वो क्या बोलता है? तो टीडीएस ऑन सैलरी 192 ये सेक्शन बोलती है पेयर कौन होगा? एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर टीडीएस काटेगा किसका? एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय भले कोई भी हो, भले वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हो या रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट हो, उसका टीडीएस इस सेक्शन में काटना है। यहां पे टीडीएस कटेगा स्लैब रेट से। स्लैब रेट का मतलब क्या होता है कि आप एक काम करो, सबसे पहले एम्प्लॉय की सैलरी निकाल दो कि कितनी सैलरी इस साल में होने वाली है, उसकी टोटल कर दो, उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस कर दो, जो बचेगा उस पे आप टैक्स निकाल दो, जितना भी टैक्स आता है वो डिवाइड बाय 12 कर दो, इतना 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 है वो हर महीने आप काट लो एम्प्लॉय का। उसके बाद में अगर एम्प्लॉय जो है वो अदर हेड का डिटेल देता है तो क्या एम्प्लॉयर कंसीडर करेगा? आंसर इज यस, बिल्कुल करेगा। अगर एम्प्लॉय है वो लॉसेस का डिटेल देता है, एम्प्लॉयर कंसीडर करेगा? नहीं करेगा। लेकिन उसमें एक लॉसेस को कंसीडर करेगा, दैट इज द लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है तो उसको कंसीडर करेगा, उसको छोड़ के कोई भी लॉसेस को कंसीडर एम्प्लॉयर नहीं करेगा। दूसरी चीज, अगर डिडक्शन का डिटेल है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से लेके 80U का डिटेल है, तो क्या वो एम्प्लॉयर को कंसीडर करना पड़ेगा? आंसर इज यस। टीसीएस का डिटेल है वो कंसीडर करेगा, और ये सब कंसीडर करने के बाद जो अमाउंट आता है उस पे टीडीएस काटेगा। उसके बाद हमने पढ़ा था कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई एम्प्लॉय अगर 2 जगह एक साथ में जॉब कर रहा है या फिर इन बिटवीन द ईयर अगर उसने जॉब चेंज की है, तो उसको जो पहले एम्प्लॉयर से मिलने वाली सैलरी और टीडीएस का डिटेल है वो चाहे तो दूसरे एम्प्लॉयर को दे सकता है, और अगर दूसरे एम्प्लॉयर को दिया तो दूसरा एम्प्लॉयर उसको कंसीडर करने के बाद टीडीएस काटेगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर आपका कोई नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट है और नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट का टैक्स है वो अगर एम्प्लॉयर ने भरा, तो नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट का टैक्स अगर एम्प्लॉयर ने भरा तो पहली चीज तो जितना टैक्स भरा है वो एम्प्लॉय के हाथ में एग्जेम्प्ट होगा और एम्प्लॉयर को उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा अंडर द हेड पीजीबीपी। तो जितना भी टैक्स भरा है एम्प्लॉयर ने वो बेटा इसका डिडक्शन एम्प्लॉयर को नहीं मिलेगा इन द पी&एल डेबिट साइड में, वहां डिसअलाउड हो जाएगा, ऐसा पीजीबीपी में पढ़ा था। और ये वाला अमाउंट है वो एम्प्लॉय के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। चलिए, आई थिंक लास्ट लेक्चर में अपना यहां तक हुआ था। हाँ भाई, तो अपन ने टीडीएस की अभी तक एक ही सेक्शन पढ़ी है 192। क्या बोला? 192। नाउ नेक्स्ट सेक्शन, ऑल पीपल पे अटेंशन एंड गाइस, अगली सेक्शन हम पढ़ने वाले हैं दैट इज सेक्शन 192A। सब लोगों का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये टॉपिक हम बुक से पढ़ेंगे। 192A ये सेक्शन बोलती है कि अगर एम्प्लॉय को ईपीएफ का पेमेंट मिलता है, ईपीएफ का, पेयर कौन होगा, पेई कौन होगा, और सर रेट क्या है वो बता दो। सबसे पहले एक बात बताओ, ईपीएफ, ईपीएफ का मतलब होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। क्या होता है?
एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में अगर आपको याद रहेगा तो हमने सैलरी में पढ़े थे कि 3 तरह के प्रोविडेंट फंड होते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एक तो तुम्हारा होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, एक होता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और एक होता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अब एक बात समझना, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है ना, उसका अगर आपको मैच्योरिटी आता है तो जब भी पैसा निकालते हो ये एग्जेम्प्ट होता है, इस पे कोई टैक्स नहीं लगता। आरपीएफ का मैच्योरिटी होता है, मतलब आरपीएफ का पैसा आपको मिलता है, वो भी एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है कि उसकी 5 साल की सर्विस होनी चाहिए। लेकिन यूआरपीएफ का पैसा है वो आपको मिलता है, तो यूआरपीएफ का पैसा अगर आपको रिटायरमेंट पे मिलता है तो ये बेसिकली टैक्सेबल होता है, ऐसा हमने सैलरी हेड में पढ़ा था। तो गाइस एक बात बताऊं, आपके हाथ में कौन सा पीएफ का पैसा है वो टैक्सेबल होता है और कौन सा एग्जेम्प्ट होता है? तो बाबू देखो, एसपीएफ का पैसा है वो तो एग्जेम्प्ट होता है, तो आपको एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो उस पर ऐसे भी टैक्स नहीं आएगा, तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। आरपीएफ का पैसा जो है वो भी एग्जेम्प्ट होता है, तो एग्जेम्प्ट होता है तो उसमें टीडीएस नहीं काटना। लेकिन बेटा यूआरपीएफ का जो पैसा है, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का पैसा है, वो आपके लिए टैक्सेबल होता है। और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का पैसा जो भी आपको मिलेगा वो आपके लिए टैक्सेबल होता है, और रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का वही पैसा आपके लिए टैक्सेबल होगा जहां पे आपका 5 साल का सर्विस नहीं हुआ है। तो ये टैक्सेबल होता है तो टीडीएस कटेगा, अगर टैक्सेबल है तो टीडीएस कटेगा, अगर टैक्सेबल नहीं है तो टीडीएस नहीं कटेगा। अब एक बात समझना, यहां पे लॉ मेकर्स क्या बोलते हैं, सर इसमें एक बात बताओ पेयर कौन होगा? तो लॉ मेकर्स बोलते हैं एनी पर्सन। भाई कोई भी आपको ईपीएफ का पैसा देता है तो नॉर्मली ये ईपीएफ का पैसा है ना, ये आपको फंड से मिलता है। जो ईपीएफ का फंड बनाया जाता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, वो फंड से पैसा मिलता है रिटायरमेंट के टाइम पे। पेई कौन होगा? तो कोई भी एम्प्लॉय, वो एम्प्लॉय भले रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, अगर उसको पेमेंट किया जाता है तो उसका काटना पड़ेगा। सर टीडीएस का रेट क्या है? तो मैं बताऊं, इसमें रेट है वो 10% है, 10% की रेट से टीडीएस कटेगा। अब एक और चीज समझना, इस सेक्शन में क्या कंडीशन है, तो लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर आपको पैसा मिलता है ना वो लेस देन 50,000 है तो उसमें आपका टीडीएस नहीं कटेगा। अगर लेस देन 50,000 है तो यहां पे आपको टीडीएस है वो नहीं कटेगा, तो लेस देन 50,000 है तो टीडीएस नहीं कटेगा, अगर 50,000 या उससे ज्यादा है तो ही टीडीएस कटेगा। तो देखो इस सेक्शन को एक बार वापस से रिवाइज करा रहा हूं। 192A बोलो, 192A, 192A बोलो। ईपीएफ, ईपीएफ मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। पेयर होगा एनी पर्सन, पेई होगा एम्प्लॉय, और उसको टीडीएस काटना है 10% की रेट से। कौन सी रेट से? 10%। एंड गाइस टीडीएस तभी काटना है जब उसको जो पेमेंट मिल रहा है ना वो 50,000 या उससे ज्यादा है। अगर ईपीएफ का पेमेंट है वो 50,000 से कम है, इफ इट इज अ लेस देन 50,000, तो उस पर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। आप चाहिए तो एक बार 192A अपनी बुक से देख लीजिए। तो ये वाला टॉपिक जैसा कि अपन ने प्रॉमिस किया था अपन बुक से पढ़ेंगे, तो आप एक काम करो, यहां पे एज इट इज यहां पे आप इसको देख लीजिए प्लीज। ये वाले पार्ट को एक बार आप रीड कर लीजिए। रीड किया आपने? हाँ भाई। अगले पॉइंट में जो ये एक लाइन दे रखी है ना आपकी बुक में, कि फॉर डिबेंचर इशूड, इस लाइन को काट दीजिए, ये हट चुका है। अगले सेक्शन में ये जो लाइन दे रखी है, अगर आपकी बुक में फॉर डिबेंचर इशूड बाय पब्लिक कंपनी, इस लाइन को काट दीजिए, इस लाइन को आप काट दीजिए, इस लाइन को आप काट दीजिए, ठीक है। चलिए काट दिया आपने। तो अभी तक हमने, चलिए अभी तक हमने ये पढ़ा कि सर हमने एक सेक्शन पढ़ी है, दैट इज द, अपन एक काम करते हैं गाइस, इस टॉपिक में पूरा नहीं लिखेंगे बट थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं करके, ठीक है। थोड़ा थोड़ा लिख ले क्या? अगर आप बोलोगे तो थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं, पूरा नहीं लिखेंगे, सिर्फ नाम लिखेंगे कि सेक्शन कौन सी है, टीडीएस कौन काटेगा, पेयर कौन है, पेई कौन है, रेट क्या और कंडीशन क्या, थोड़ा थोड़ा लिख लेंगे, बाकी इन डिटेल इस सेक्शन में अपन नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो चलो एक काम करो, फटाफट लिखो, नहीं तो क्या होगा ना, आपने पूरा सब्जेक्ट ही लिख के पढ़ा है, और जब आप बिना लिखे पढ़ोगे तो आपको थोड़ा ऐसे ऑड फील होगा, बोला ये क्या हो रहा है करके, ठीक है। तो चलो आप एक काम करो, थोड़ा थोड़ा लिख लेंगे, कंसाइज वे में थोड़ा थोड़ा लिख लेंगे करके, ठीक है। हाँ हाँ 192 से, ठीक है। तो लिखो, सबसे पहले आप लिखो सेक्शन 192,
और लिखो टीडीएस ऑन सैलरी, टीडीएस ऑन सैलरी, टीडीएस ऑन सैलरी, छोटू छोटू सा लिखेंगे टीडीएस ऑन सैलरी। और टीडीएस ऑन सैलरी में सबसे पहले आप लिखो पेयर, दूसरी लाइन में लिखो पेई, और तीसरी लाइन में लिखो रेट। पेयर, पेई एंड रेट। पेयर में लिखो एनी पर्सन, एनी पर्सन का मतलब एम्प्लॉयर। पेई में लिखो, पेई में लिखो एम्प्लॉई, और एम्प्लॉई के ब्रैकेट में लिख लो रेजिडेंट स्लैश नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट स्लैश नॉन रेजिडेंट। और रेट में लिखो स्लैब रेट, रेट में लिख लो स्लैब रेट। तो आपने लिखा टीडीएस ऑन सैलरी में, श्रेया टीडीएस ऑन सैलरी में पेयर एनी पर्सन, पेई, एम्प्लॉय दैट इज रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट कोई भी चलेगा, रेट में लिख लो स्लैब रेट। ठीक है, चलिए उसके बाद एक सेक्शन लिखो सेक्शन 192A, और 192A में लिखो, 192A में लिखो टीडीएस ऑन पेमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। टीडीएस ऑन पेमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, उसमें लिखो टीडीएस ऑन पेमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ये बोला सर टेबल के फॉर्म में ही लिख लेते ज्यादा बेटर होता, टेबल के फॉर्म में लिखना था। अब ऐसे भी लिख चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, टेबल में अब कहां, ऐसे भी चल जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ भाई हाँ प्लीज, हाँ टीडीएस ऑन पेमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। अब इसमें लिखो पेयर कौन होगा, पेई कौन होगा, एंड गाइस रेट क्या है, और उसके बाद चौथा पॉइंट आपको लिखना है लिमिट, क्या लिमिट क्या है। तो चलिए ऐसे सही है सर, चलो पेयर में लिखो एनी पर्सन मतलब कोई भी पर्सन, पेई में लिखो एम्प्लॉई, और एम्प्लॉय के ब्रैकेट में लिख लो आर है या एनआर है कोई फर्क नहीं पड़ता। रेट में लिखो 10%, और लिमिट में ऐसा लिखो नो टीडीएस इफ अमाउंट इज लेस देन 50,000, पूरे साल में मिला के लिखो नो टीडीएस इफ अमाउंट इज लेस देन 50,000 पर एनम। नो टीडीएस इफ अमाउंट इज लेस देन 50,000 पर एनम। अब आप एक काम करो, यहीं पे एक छोटा सा नोट लिखो, टीडीएस इज एप्लीकेबल, टीडीएस इज एप्लीकेबल ओनली इफ अमाउंट इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ एम्प्लॉई, टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ एम्प्लॉई। एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल अगर ईपीएफ का पैसा हो रहा है तो ही टीडीएस आएगा। हाँ, टीडीएस इज एप्लीकेबल इफ अमाउंट इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। चलो बोलो डन, अरे बोलो ना डन, डन। चलो अब इधर देखो, सब लोगों का ध्यान इधर होना चाहिए, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन, सबका ध्यान इधर होना चाहिए, इधर उधर कोई नहीं देखेगा, सब लोगों का ध्यान इधर होना चाहिए। गाइस हम नेक्स्ट सेक्शन पढ़ने वाले हैं, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन, सेक्शन नंबर 193, बोलो 193, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। बोलो क्या बोला मैंने, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का इंटरेस्ट मतलब क्या हुआ, सिक्योरिटी किसको बोलते हैं, जैसे डिबेंचर है, बॉन्ड्स है, तो उसका जो ब्याज मिलता है उस पे टीडीएस इस सेक्शन में कटता है। अब एक बात समझना, ये सेक्शन क्या बोलती है, आपको अभी कुछ नहीं लिखने का है, पेयर कौन होगा, पेई कौन होगा, सर रेट क्या होगी, एंड सर यहां पे देखेंगे कि कुछ कंडीशंस या फिर लिमिट है, वो लिमिट क्या है।
तो समझने की कोशिश करना, सबका ध्यान इधर देना करके, सबका ध्यान इधर होना चाहिए गाइस। तो हम पढ़ रहे हैं दैट इज द टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल, आपने अदानी लिमिटेड के बॉन्ड्स खरीदे या रिलायंस के आपने डिबेंचर खरीदे और वो डिबेंचर वगैरह पे आपको ब्याज मिला, तो आपका टीडीएस 193 में कटेगा। तो चलिए सर यहां पे एक बात बताइए, पेयर कौन होगा? तो मैं यहां पे बोलूंगा पेयर इज एनी पर्सन, मतलब कोई भी पर्सन आपको इंटरेस्ट दे रहा है सिक्योरिटी पे तो वो टीडीएस काटेगा। पेई कौन होगा? सो गाइस पेई इज हियर रेजिडेंट पर्सन, किसी भी रेजिडेंट पर्सन को अगर आप इंटरेस्ट देते हैं तो ही टीडीएस काटना है, और टीडीएस का रेट रहेगा 10%, 10% की रेट से टीडीएस काटना है। यहां पे 10% की रेट है, वो 10% की रेट से टीडीएस काटना पड़ेगा। चलिए अब एक और चीज समझना गाइस, यहां पे नो टीडीएस, मतलब टीडीएस नहीं कटेगा। टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, कब? 3 केसेस में। एक तो सबसे पहला कि जो आप इंटरेस्ट किसी को दे रहे हो ना, जो आप सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट किसी को दे रहे हो, दैट इंटरेस्ट इज अप टू 10,000 पर एनम। पूरे साल में मिला के अगर 10,000 का इंटरेस्ट है तो टीडीएस नहीं कटेगा। मिस पूरे साल में मिला के अगर आपका 10,000 का इंटरेस्ट है पूरे साल का मिला के तो टीडीएस नहीं कटेगा। दूसरा बाबू, अगर जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है, इंटरेस्ट जो दे रहे हैं टू एलआईसी को दिया या फिर जीआईसी को दिया या फिर किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को दिया, अगर इनको इंटरेस्ट दिया तो टीडीएस नहीं कटेगा। अब आप बोलोगे कि सर ऐसा कैसे हुआ, इंटरेस्ट टू द एलआईसी जीआईसी इंश्योरेंस कंपनी, ये क्या होता है? तो गाइस आपको पता रहेगा हमारी एलआईसी के पास बहुत पैसा है, अपार पैसा है। एलआईसी की बैलेंस शीट आप देखोगे तो इसमें इतने जीरो है आप काउंट नहीं कर पाओगे, इतना पैसा है एलआईसी के पास। तो एलआईसी जो पैसा है वो कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करता होगा। तो मान लो एलआईसी ने पैसे से क्या किया, रिलायंस के बॉन्ड्स खरीद लिए या अदानी के डिबेंचर खरीद लिए, तो उस पर्टिकुलर केस में अगर यहां पे जो इंटरेस्ट दिया ना वो एलआईसी को दिया या जीआईसी को दिया, जीआईसी का मतलब होता है जनरल इंश्योरेंस कंपनी, क्या बोलते हैं? जनरल इंश्योरेंस कंपनी। एलआईसी का मतलब होता है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जीआईसी का मतलब होता है जनरल इंश्योरेंस कंपनी, और आगे दे रखा है एनी इंश्योरेंस कंपनी। अगर इन लोगों को इंटरेस्ट दिया ना तो टीडीएस नहीं काटना है, इन लोगों को इंटरेस्ट दिया तो टीडीएस नहीं काटना है। क्यों? क्योंकि इनकी इनकम ऐसे भी एग्जेम्प्ट होती है। एलआईसी की इनकम एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता। जीआईसी की इनकम एग्जेम्प्ट है, इंश्योरेंस कंपनीज की इनकम एग्जेम्प्ट होती है, उस पर कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता। तो आप अगर इनको इंटरेस्ट देते हो ना तो टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन गाइस एक चीज समझना, यहां पे तीसरा एक और है कि इस केस में टीडीएस नहीं कटेगा इफ इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गाइस अगर कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे टीडीएस नहीं कटेगा। जैसे मान लो मैंने कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीद लिए, या मैंने मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीदे, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर कोई है तो उस पे इंटरेस्ट आएगा, उस पे टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन बाबू इसमें भी एक एक्सेप्शन केस है, इसमें भी एक एक्सेप्शन वाला केस है, और वो एक्सेप्शन क्या है समझने की कोशिश करना। एक्सेप्ट में लॉ मेकर्स ये बोलते हैं कि अगर मान लो जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट है 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स 2003 वाला, ये 2003 में एक सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स है वो गवर्नमेंट ने इशू किए थे। दूसरा बाबू एक तुम्हारा 7.75% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स है 2018 वाले। अब ये आजकल नहीं है, ये पहले 2003 एंड 2018 में इशू हुए थे। अब यहां पे एक बॉन्ड चलता है दैट इज फ्लोटिंग रेट टैक्सेबल बॉन्ड्स, और ये गवर्नमेंट का एक बॉन्ड्स है जो अभी चलता है 2020 वाला। इन तीनों ही केस में बेटा अगर आपका इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट 10,000 से ज्यादा है तो उस पर्टिकुलर केस में टीडीएस आएगा। इन 3 बॉन्ड ऐसे हैं जहां पे आपका इंटरेस्ट है वो अगर 10,000 से ज्यादा है तो टीडीएस आएगा। एंड एक और चीज समझना, चौथा एक और केस है जहां पे आपका टीडीएस नहीं आएगा, जो सेक्शन 54 ईसी हमने पढ़ा था। 54 ईसी में जो तुम्हारे पीएफसीएल के बॉन्ड्स है, पीएफसीएल का मतलब होता है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अगर इन 2 कंपनी के बॉन्ड्स है तो उस पे टीडीएस नहीं आएगा।
एनएचएआई है, आरईसीएल है, हुडको है, इरिडा है, उसके बॉन्ड से तो टीडीएस आएगा। बट बाबू यहां लॉ मेकर्स ने बोला कि जो पीएफसीएल है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, या इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बॉन्ड्स है, तो उस पे टीडीएस नहीं आएगा। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, वी आर डिस्कसिंग अबाउट 133। बोलो 133, 133 नहीं 193। इनको कुछ भी बोल दो, इनको मैं ऐसा बोल दूं ना 5010, तो बोलो 5010, बोले 5010। अरे खजूर 193, बोलो क्या बोला मैंने, इनको मैंने बोला 133, बोले 133, 193, बोलो क्या बोलोगे, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, बोलो क्या बोलोगे, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी पे ब्याज। पेयर कौन है, एनी पर्सन, पेई कौन है, रेजिडेंट पर्सन, पेई कौन है, रेजिडेंट पर्सन। टीडीएस का रेट क्या रहेगा, 10%, बोलो टीडीएस का रेट क्या रहेगा, 10%। एंड कंडीशन क्या है, एंड लिमिट क्या है गाइस, यहां पे नो टीडीएस, नो टीडीएस, ये 4 केस में टीडीएस नहीं काटना। कौन कौन से 4 केस में टीडीएस नहीं काटना, सबसे पहला, अगर इंटरेस्ट अप टू 10,000 पर एनम है, बोलो क्या बोलोगे, इंटरेस्ट अप टू 10,000 पर एनम। जैसे मान लो मैंने, मान लो अदानी के बॉन्ड खरीदे और मुझे पूरे साल का मिला के इंटरेस्ट सिर्फ 9,000 मिला, तो मेरा नहीं कटेगा। बट अगर मान लो मैंने वो इंटरेस्ट है वो 15,000 मिला, तो टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा, कटेगा। बट पूरे पे कटेगा या सिर्फ 5,000 पे कटेगा, पूरे पे। अगर 10,000 तक इंटरेस्ट है तो टीडीएस आएगा ही नहीं, 10,000 से ज्यादा हुआ तो पूरे पे टीडीएस आ जाएगा। दूसरा पॉइंट, अगर मान लो इंटरेस्ट जो दिया जा रहा है वो एलआईसी को दिया जा रहा है, जीआईसी को दिया जा रहा है, इंश्योरेंस कंपनी को दिया जा रहा है, तो उसमें टीडीएस नहीं आएगा। तीसरा गाइस, अगर मान लो कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी का इंटरेस्ट है तो उस पर भी टीडीएस नहीं आएगा। जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होती है उस पर टीडीएस नहीं आता, बट उसके एक्सेप्शन है ये 3 बॉन्ड। एक तो 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स 2003 वाला, दूसरा 7.75% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स 2018 वाला, एंड एक अभी होता है फ्लोटिंग रेट ऑफ द टैक्सेबल बॉन्ड्स 2020 वाला। और अगर इसमें इंटरेस्ट है वो 10,000 से ज्यादा है तो बेटा टीडीएस आएगा। एंड लास्ट वाला एक्सेप्शन ये बोलता है कि जो 54 ईसी करके सेक्शन है उसमें जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बॉन्ड्स है, तो वहां पे टीडीएस नहीं आएगा। एज इट इज आप बोर्ड पे दे रखा है, उसको कॉपी करिए अपनी नोटबुक में। मैं बोर्ड पे इतना सुंदर बनाऊंगा जिससे हर सेक्शन आप कॉपी कर लोगे, ठीक है। तो जिससे क्या होगा ना, आपको लिखने में थोड़ा फायदा रहेगा और रिवाइज करने में बढ़िया रहेगा, ठीक है। जीआईसी को अलग क्यों लिखा है, क्योंकि एलआईसी, जीआईसी और ये बाद में इंश्योरेंस कंपनी बाद में जोड़ा है, एनी अदर इंश्योरर ये बाद में जोड़ा है। ये बाबू सर, ये सेक्शन है ना थोड़ा ऐसा थियरी थियरी वाला, लिमिट वाला लग रहा है, सैलरी जैसा लग रहा है। रुको थोड़ी देर बाद मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया वाला एग्जाम्पल दूंगा, थोड़ी देर तो रुको, फिर आपके लिए मैं बढ़िया बढ़िया वाले एग्जाम्पल दूंगा। थोड़ी देर रुक जा बेटा। सर जैन एग्जाम की डेट शीट आ गई, वेरी गुड, आज ही आई है। इंस्टीट्यूट अभी बहुत एडवांस हो गई, फटाफट सब दे देती है, बोला लो। कैसे खुश रख सकते हो, एग्जाम तो पूरे हुए नहीं बेचारों के, ठीक है। सितंबर के एग्जाम पूरे हुए नहीं, जैन की डेट शीट आ गई। बोलो ना डन। अवनी, यस बेटा।
मनु बोल रहा है सर अब तो पायल को दिखा दो एक बार। पायल बोलती है नहीं। अरे बोलो डन। सर अभी स्टार्ट करा है, कितने पेज छोड़ने हैं? एक पेज छोड़ दो, ऐसा ऐसा वाला इतना ही लिखा है तो हाँ वन साइड छोड़ दो। हाँ सर आपके साथ डिनर करने के लिए क्या रैंक लानी पड़ेगी? कुछ नहीं, बिल आपको देना पड़ेगा बस, ठीक है? डिनर पे मैं आ जाऊंगा, जहां बुलाओगे वहां मैं आ जाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है? बिल आपको देना पड़ेगा, खाने और पीने का भी। चल खाने और पीने दोनों का बिल तुमको देना पड़ेगा। पीने में मतलब कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक। हाँ स्पार्कलिंग वाटर, ये क्या होता है? पानी होता है, 150 रुपए का पानी। ओ भाई उसमें क्या होता है? उसमें पीने के बाद क्या होता है? आदमी स्पार्क हो जाता है। स्पार्कलिंग वाटर मैंने ना एक बार पिया स्पार्कलिंग वाटर। मैं एयरपोर्ट पे गया, मैंने बोला पानी का बोतल दो, 2-3 दुकान पे मांगा, वहां पानी बोला स्पार्कलिंग वाटर है। मैंने कहा बढ़िया चीज होती होगी, मेरे को तो भाया ही नहीं वो करके, ठीक है? आधा पीने के बाद मेरे को लगा ये तो सोडा है करके, ठीक है? तो वैसा अजीब सा लगता है। चलो डन। ए गाइस अब इधर देखो, सब लोग इधर देखो, सब लोगों का ध्यान इधर होना चाहिए। 194 बोलो, 194 194 दैट इज टीडीएस ऑन डिविडेंड। बोलो टीडीएस ऑन डिविडेंड। डिविडेंड पे टीडीएस, डिविडेंड पे टीडीएस इस सेक्शन में कटेगा 194 में। सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, बुक में नहीं। सर डिविडेंड, अगर कोई कंपनी है वो डिविडेंड देती है तो डिविडेंड पे काटेगी कहां? 194 में टीडीएस कटेगा। तो सर एक बात बताइए, सबसे पहले तो पेयर कौन होगा? सर एक बात बताइए, पेई कौन होगा? सर एक बात बताइए, कौन सी रेट से काटना है? एंड सर एक बात बताइए, इस सेक्शन में आपकी जो कंडीशन है या लिमिट्स है वो क्या रहेगी? तो गाइस ध्यान देना, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन, सब लोग ध्यान देना। लॉ मेकर्स बोलते हैं कि सबसे पहले पेयर कौन होगा? तो गाइस इस सेक्शन में बोला है डोमेस्टिक कंपनी, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक कंपनी होती है, वो किसी को डिविडेंड देगी तो काटेगी। सर पेई कौन होगा? तो लॉ मेकर बोलते हैं रेजिडेंट पर्सन। अगर किसी रेजिडेंट पर्सन को पे किया तो उसका टीडीएस काटना है। कौन सी रेट से टीडीएस काटना है? 10%। बोलो कौन सी रेट से टीडीएस काटना है? 10%। 10% की रेट से काटना है। अब एक बात समझना, लिमिट क्या होता है तो समझने की कोशिश करना। टीडीएस कब कब नहीं काटना? तो गाइस एक बात बताऊं, यहां पे लॉ मेकर्स बोलते हैं नो टीडीएस। कब कब टीडीएस नहीं काटना है? तो सबसे पहले तो अगर मान लो डिविडेंड दे रहे हैं, डिविडेंड अगर किसी इंडिविजुअल को दे रहे हैं, बोलो किसको दे रहे हैं? इंडिविजुअल। अगर जो डिविडेंड दे रहे हैं ना, वो डिविडेंड किसी इंडिविजुअल को दे रहे हैं, एंड डिविडेंड टू इंडिविजुअल और डिविडेंड पूरे साल में मिला के अगर उसको 10,000 पर एनम ही दिया है, मतलब अप टू 10,000 दिया है, एंड पेड बाय एनी मोड अदर देन कैश, पेड बाय एनी मोड अदर देन कैश, कैश में पे नहीं किया, तो गाइस अगर मान लो यहां पे डिविडेंड किसी इंडिविजुअल को दिया और अगर 10,000 रुपए तक की डिविडेंड है, इफ डिविडेंड इज अप टू द 10,000, अगर 10,000 रुपीज तक की डिविडेंड है तो उस पर्टिकुलर केस में टीडीएस नहीं कटेगा। एंड गाइस दूसरा एक्सेप्शन यहां पे ये है कि अगर जो डिविडेंड दिया जा रहा है वो डिविडेंड टू एलआईसी को दिया जा रहा है या जीआईसी को दिया जा रहा है या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को दिया जा रहा है, तो उसका टीडीएस नहीं काटना। क्यों टीडीएस नहीं काटना? क्योंकि भैया एक बात बताओ, एलआईसी जीआईसी इंश्योरेंस कंपनी की इनकम एग्जेम्प्ट होती है तो उनका नहीं काटना। तो अगेन आई एम रिपीटिंग दिस सेक्शन, सेक्शन 194 इज रिलेटेड टू द डिविडेंड। अगर डोमेस्टिक कंपनी पे कर रही है रेजिडेंट पर्सन को तो 10% की रेट से काटना है।
लेकिन टीडीएस दो केसेस में नहीं काटना। एक तो बाबू अगर डिविडेंड किसी इंडिविजुअल को दिया जा रहा है, डिविडेंड जो दिया जा रहा है वो किसी इंडिविजुअल को दिया जा रहा है और वो डिविडेंड है वो पूरे साल का मिला के अप टू 10,000 तक ही है, एंड वो डिविडेंड दिया जा रहा है वो पेड बाय एनी मोड अदर देन कैश दिया जा रहा है, कैश में नहीं दिया जा रहा, तो भैया टीडीएस नहीं काटना। एंड दूसरा एलआईसी जीआईसी या किसी इंश्योरेंस कंपनी को दिया जा रहा है तो उस पर्टिकुलर केस में आपको टीडीएस नहीं काटना है। अब एक चीज समझना गाइस, यहां डिविडेंड का मतलब डीम डिविडेंड भी होता है, तो टीडीएस ऑन डिविडेंड इसका मतलब मैं यहां पे लिख लेता हूं इंक्लूडिंग डीम डिविडेंड। आपको पता है डीम डिविडेंड हमने पढ़ा था, डीम डिविडेंड अपन ने पढ़ा था कम से कम 18,000 साल पहले, और 18,000 साल पहले कुछ सेक्शन हुआ करती थी 222 ए बी सी डी। ए का मतलब होता है असेट बांट दी गई शेयर होल्डर को, बी का मतलब होता है बोनस शेयर दिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, सी का मतलब होता है कंपनी का लिक्विडेशन हो गया, तो वैसा कुछ डीम डिविडेंड था। तो बेटा इंक्लूडिंग डीम डिविडेंड इस सेक्शन में टीडीएस कटता है। तो पेयर कौन है? डोमेस्टिक कंपनी, पेई है, रेजिडेंट पर्सन, रेट रहेगा 10% से। टीडीएस दो केस में डिविडेंड में नहीं आएगा, एक तो किसी इंडिविजुअल को दिया और डिविडेंड अप टू 10,000 पर एनम है और कैश में नहीं दिया है तो बेटा टीडीएस नहीं आएगा, और दूसरा एलआईसी जीआईसी इंश्योरेंस कंपनी को दिया तो टीडीएस नहीं आएगा। कॉपी करो इसको कॉपी करो, इसको कॉपी करो, इसको कॉपी करो। जिन लोगों के पास बुक नहीं है कोई बात नहीं, बुक देखने की जरूरत ही नहीं है बाबू आज, ठीक है। जो मैं लिखवा रहा हूं साथ साथ में कॉपी करा रहा हूं, इतना आप अगर टीडीएस में पढ़ोगे आपका काम बन जाएगा। कॉपी करो इसको। दीपांशु थैंक यू बेटा। सर आखिर आज कॉम्पैक्ट मिल ही गई, वेरी गुड बेटा वेरी गुड। अब रोज पूजा करना इसकी, ठीक है। सब तो लिखवा दिया नोटबुक में। देख विवेक, डिविडेंड किसी को देंगे, जैसे मान लो किसी कंपनी ने पहले किसी को डिविडेंड दिया इंडिविजुअल को 5,000, फिर दिया उसको 7,000, मतलब 5,000 और 7,000 दिया, तो बाबू एक बात बताओ, पहले 5,000 दिया था फिर 7,000, टोटल 12,000 हुआ, 10,000 से ज्यादा हुआ ना, तो पूरे 12,000 पे टीडीएस आ जाएगा, पूरे 12,000 पे टीडीएस आ जाएगा। रवि बोलता है अब समझ में आया कि सर आप लिखवाते क्यों हो करके, ठीक है। लिखवाते हैं तो थोड़ा दिमाग में जाता है करके, ठीक है। सिर्फ बुक से पढ़ाए तो जाए ही नहीं दिमाग में, हवा हवा हो जाए करके, ठीक है। एक्चुअली लिखवाते तो क्या, एक आप लिखते हो तो फिर थोड़ा प्रोसेस करने को आपको टाइम मिलता है। सर कोलकाता डूब गया है, क्यों? बारिश आ गई है क्या? कोलकाता में बारिश है? चलो मैं बताऊं, मैं इनका जूम पे जब डाउट सेशन लेता हूं ना, इनका सबका दो डाउट है कॉमन। एक डाउट तो ये है, ठीक है, सबका, सर बहुत बैकलॉग हो गया है, सर हमने प्लान किया था दोनों ग्रुप देंगे बट सर है ना हो नहीं पा रहा है। एक तो ये कॉमन डाउट है सबका, और दूसरा डाउट क्या है पता है सर, है ना आप पढ़ाते हो तब एकदम समझ में आता है, हम उस दिन क्वेश्चन करते हैं वो भी हो जाते हैं, बट सर 4 दिन बाद अगर वापस देखा तो ऐसा लगता है कि सर ये नया नया है करके, ठीक है। ये सबका डाउट है, इट इज अ कॉमन डाउट फॉर सबका, रिवाइज करने का टाइम नहीं लगता, ठीक है। सर आप डिस्कस ही नहीं किए सर टेस्ट, अच्छा टेस्ट क्लबिंग सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड मैं करता हूं कल परसों तक डिस्कस पक्का। चलो इधर देखो, ए भाई ए झालं झालं, ए ए ए ए ए आए आए झालं। चलो अब इधर देखो, कोलकाता में सब जगह पानी पानी हो गया है, क्या बात कर रहे हो, घर में पानी घुस गया है, तो पी लो फिर पानी, नहा लो, बहुत दिन हो गए होंगे नहाए हुए। चलिए डन। चलो इधर देखो, अभी तक बाबू हमने कितनी सेक्शन पढ़ी, सबका ध्यान इधर होना चाहिए। मैं हमेशा बार बार जितनी भी सेक्शन पढ़ेंगे ना,
मैं रिवाइज करवाते जाऊंगा। तो हमने जो सेक्शन पढ़ी वो कितनी थी, उसमें नेचर क्या था, उसमें पेयर कौन था, उसमें पेई कौन था, उसमें रेट क्या थी। ठीक है, अब लिमिट विमिट तो छोड़ो, इतना क्यों दिमाग लगाए, बाद में लगाएंगे। तो सबसे पहले सेक्शन 192 सैलरी पे टीडीएस कटता था, पेयर एम्प्लॉयर हुआ करता था, एम्प्लॉय का काटता था, कौन सी रेट से काटता था, स्लैब रेट से। दूसरा 192 ए करके है, ये ईपीएफ का पेमेंट था, इसमें पेयर में लिखा था एनी पर्सन, कोई भी हो, एम्प्लॉय का काटना है 10% से, कौन सी रेट से, 10%। 193 जो था दैट इज द इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, क्या बोला मैंने, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। पेयर एनी पर्सन था, पेई में रेजिडेंट पर्सन, पेई में था रेजिडेंट पर्सन, और रेट थी आपकी 10% की। अब एक बात समझना, 194 में है आपका डिविडेंड पे टीडीएस। तो डिविडेंड पे टीडीएस है, उसमें पेयर में लिखा हुआ है डोमेस्टिक कंपनी, पेई है वो रेजिडेंट पर्सन, और टीडीएस काटना है 10%। तो देखो पहला वाला स्लैब रेट था सैलरी, बाकी सब जगह 10-10-10%, क्या है 10-10-10%। चलिए अब एक बात समझना, इसको नोट नहीं करना है। अब हम सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन पढ़ना चालू करते हैं, एंड गाइस उस सेक्शन का नंबर है सेक्शन 194A। बोलो क्या बोला मैंने, 194A, दैट इज टीडीएस ऑन इंटरेस्ट। क्या बोला मैंने, बोला अभी तो आपने पढ़ाया था इंटरेस्ट करके, ठीक है, लेकिन वो इंटरेस्ट कौन सा था, सिक्योरिटी वाला। बाकी जो भी इंटरेस्ट रहेगा उसका टीडीएस यहां कटेगा। तो टीडीएस ऑन इंटरेस्ट बट अदर देन सिक्योरिटी, अदर देन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी को छोड़ के अगर कोई भी इंटरेस्ट है तो वो आपका यहां पे आएगा। जैसे एक बात बताओ, आपने बैंक में एफडी कराई और बैंक आपको इंटरेस्ट देगा, तो टीडीएस कौन सी सेक्शन में काटेगा, 194A। मान लो मैंने आपको लोन दिया, और मैंने आपको लोन दिया तो आप मेरे को इंटरेस्ट दे रहे हो, तो आप टीडीएस काटोगे 194A में। तो यहां पे कौन सा इंटरेस्ट कवर होता है, जो आपके सिक्योरिटी में कवर नहीं होता, क्योंकि सिक्योरिटी का इंटरेस्ट 193 में टीडीएस कट जाता है। अब आपका सबका ध्यान इधर होना चाहिए, ठीक है, इधर देखो बेटा। सबसे पहली चीज, सर एक बात बताइए, इस सेक्शन में पेयर कौन होगा, इस सेक्शन में पेई कौन होगा, और इस सेक्शन में रेट क्या है। अब एक बात समझना, यहां पे मैं आपको पेयर समझाने के लिए कम से कम 5 मिनट लूंगा, और उसका सेंस बनेगा, क्योंकि आगे भी यही आएगा, इसके लिए सबका ध्यान इधर होना चाहिए। गाइस पेयर में मैं सबसे पहले लिखूंगा, पेयर में मैं सबसे पहले लिखूंगा एनी पर्सन। बोलो क्या लिखूंगा, मतलब कोई भी अगर किसी को इंटरेस्ट पे करता है तो उसको टीडीएस काटना है। जैसे मैंने मान लो किसी को इंटरेस्ट पे किया, मुझे टीडीएस काटना है। बट गाइस एक बात बताऊं, टीडीएस काटना जरूरी नहीं होता, टीडीएस से रिलेटेड बहुत सारी कंप्लायंस होती है। बोलो क्या बोला मैंने, बहुत सारी कंप्लायंस होती है। क्योंकि अगर एक बात बताओ, मेरे को अगर किसी का टीडीएस काटना है, तो टीडीएस काटने के लिए पहले तो मुझे 10 नंबर लेना पड़ता है। बोलो कौन सा नंबर लेना पड़ता है, 10। मैं ऐसे ही किसी का टीडीएस नहीं काट सकता, मेरे पास 10 नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 10 नंबर, दैट इज टैक्स अकाउंट नंबर बोलते हैं। तो जैसा पेन नंबर होता है वैसा का वैसा 10 नंबर होता है, दैट इज द टैक्स अकाउंट नंबर करके। तो अगर टीडीएस काटना है तो मुझे 10 नंबर लेना पड़ेगा। बोलो क्या लेना पड़ेगा, 10। उसके बाद में मुझे टीडीएस काटने के बाद अगले महीने की 7 तारीख तक मुझे जमा कराना पड़ेगा। मतलब इस महीने में जो टीडीएस काटा वो अगले महीने के 7 तारीख तक मुझे जमा कराना पड़ेगा। एंड गाइज जमा कराने के बाद मुझे टीडीएस के रिटर्न भी फाइल करने पड़ेंगे। बोलो क्या फाइल करने पड़ेंगे, रिटर्न। क्या फाइल करने पड़ेंगे, रिटर्न। अब गाइज एक बात बताऊं, तो टीडीएस में बड़ी कंप्लायंस होती है। क्या होती है, बड़ी कंप्लायंस। अब मैं एग्जांपल लेता हूं मेरी बीवी का। जैसे मान लो ये मेरी बीवी है, ठीक है, मेरी बीवी। अब आपको एग्जांपल देंगे ना तो इनको मजा आता है, ठीक है। ये मेरी बीवी है, थोड़ी गुस्से में लग रही है करके, ठीक है। इसका नाम है, ये मेरी बीवी है, थोड़ी गुस्से में है, इसका नाम है मिसेज बीबी। बोलो क्या है, मिसेज बीबी। मिसेज बीबी, मेरी बीवी जिसका नाम है मिसेज बीबी। मेरी बीवी जिसका नाम क्या है, मिसेज बीबी। मिसेज बीबी मेरी बीवी। अब एक बात समझना, ये क्या करती है पता है तुमको। अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ कि वो बोलती है तबीयत खराब है, तबीयत खराब है मेरी। मैंने कहा हो क्या रहा है, तो बोलते पता नहीं, कभी सर दर्द करता है, कभी कंधे में दर्द करता है, कभी गर्दन दर्द करता है, रोज दर्द ही है कुछ ना कुछ।
मैं गया डॉक्टर के पास लेके, तो डॉक्टर ने एक क्वेश्चन पूछा कि तुम कितने घंटे मोबाइल देखती हो। भाई साहब वो बोले कि थोड़ा बहुत ही। मैंने कहा नहीं रुको मैं बताता हूं, ठीक है मैं बताता हूं। मैंने फटाफट स्क्रीन टाइम, उसका मोबाइल लिया और पासवर्ड तो मुझे याद था। मैंने फटाफट डॉक्टर को बोला देखो स्क्रीन टाइम हर दिन का 8 घंटे का एवरेज है, एवरेज जो है एवरेज वो 8 घंटे का स्क्रीन टाइम का, 8 घंटे मोबाइल देखती है। और 8 घंटे मैंने कहा देखो इसमें है क्या, इंस्टाग्राम 4 घंटा, ठीक है 3 घंटा व्हाट्सएप पे लोगों को स्टेटस देखती है पूरे दिन और ऐसे दुख वाले बाद में स्टेटस डालती है ना करके, ठीक है कि भाई वो ऐसे वाले क्या करके, ठीक है अगर आपने किसी का बुरा नहीं किया तो आपको डर, ऐसे वो होते हैं ना ऐसे, ठीक है कि जो लोग दूसरों को ज्ञान देना चाहते हैं वैसे वाले, ऐसे दुख वाले जैसे ब्रेकअप के बाद स्टेटस डालते हैं ना, वैसा भाई साहब मेरी वाइफ स्टेटस डालती है और 8 घंटे मोबाइल देखती है, 8 घंटे मोबाइल देखती है, 10 घंटे सोती है, 18 घंटे पूरे दिन सोती रहती है, मोबाइल देखती है, टाइम पास करती है, कुछ भी काम नहीं करती, कोई जॉब नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कुछ नहीं। अब एक बात समझो, मेरी वाइफ ने मोबाइल खरीदने के लिए उसके मामा से लोन लिया था। किससे लोन लिया था? मामा से। किससे लोन लिया था? मामा से मोबाइल। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा मोबाइल नहीं दूंगा मैं, तो उसने लोन लेके चुपके से एक मोबाइल खरीद लिया, मामा से लोन लिया। अब मुझे एक बात बताओ, मेरी वाइफ उसके मामा को इंटरेस्ट दे रही है, क्या दे रही है? अब एक बात बताओ, आप लॉजिकली सोचो, मेरी वाइफ कुछ भी नहीं करती है, घर पे बैठी रहती है, 10 घंटे सोती है, 8 घंटे मोबाइल देखती है, आपको क्या लगता है कि मेरी वाइफ के लिए टीडीएस मामा का काटना पॉसिबल है क्या? नहीं। क्या मेरी वाइफ ये सब कंप्लायंस कर सकती है? क्या मेरी वाइफ जो है क्या वो 10 नंबर ले सकती है? क्या मेरी वाइफ जो है वो 10 नंबर ले सकती है? नहीं। क्या मेरी वाइफ रिटर्न टीडीएस के फाइल कर सकती है? नहीं। तो लॉ मेकर्स क्या बोलते हैं पता है कि इस सेक्शन में पेयर कौन होगा? पहले तो बोला गया है कि पेयर इज एनी पर्सन, बोलो एनी पर्सन, लेकिन मैं ब्रैकेट में लिखूंगा अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। अगर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ ने किसी को ब्याज दिया तो टीडीएस नहीं काटना है। अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, ये इंडिविजुअल एचयूएफ में आपको याद रखना है, ये बीबी सर की वाइफ है। कौन है? बीबी सर की वाइफ। तो बीबी सर की वाइफ को इस सेक्शन में टीडीएस नहीं काटना, इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस नहीं काटना। लेकिन गाइस एक चीज ध्यान रखना, इफ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ है, वो अगर बिजनेस करते हैं, मींस अगर वो बिजनेस करते हैं एंड लास्ट ईयर का टर्नओवर, बिजनेस का टर्नओवर, लास्ट ईयर का बिजनेस का टर्नओवर मोर देन 1 करोड़ है, या फिर लास्ट ईयर का ग्रॉस रिसिट है, वो प्रोफेशन के केस में अगर 50 लाख रुपए से ज्यादा है तो बाबू, तो उस पर्टिकुलर केस में अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है, वो इंडिविजुअल एचयूएफ का लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है बिजनेस का, या ग्रॉस रिसिट प्रोफेशन के केस में 50 लाख से ज्यादा है, तो इस पर्टिकुलर केस में मेरी वाइफ है उसको टीडीएस काटना पड़ेगा। तो देखो इन सिंपल वर्ड मैं आपको बताऊं, इस सेक्शन में पेयर कौन है? तो पेयर में पहले मैं बोलूंगा एनी पर्सन, बोलो एनी पर्सन। बट इंडिविजुअल एचयूएफ किसी को ब्याज देता है तो टीडीएस नहीं काटना, बोलो नहीं काटना, अरे बोलो नहीं काटना। तो इंडिविजुअल एचयूएफ ने किसी को ब्याज दिया तो टीडीएस नहीं काटना। बट अगर बाबू ये जो इंडिविजुअल एचयूएफ है ना, इनका लास्ट ईयर का टर्नओवर बिजनेस का 1 करोड़ से ज्यादा है, या लास्ट ईयर का ग्रॉस रिसिट प्रोफेशन का 50 लाख से ज्यादा है, तो फिर इंडिविजुअल एचयूएफ को भी टीडीएस काटना पड़ेगा। जैसे एक बात बताओ, मेरी बीवी है, मैंने बोला मेरी बीवी कुछ भी नहीं करती, ठीक है, अब्बा जब्बा डब्बा कुछ भी नहीं कर रही, मान लो, ठीक है, पूरे दिन है वो सोती रहती है, 10 घंटा सोती है, 8 घंटा मोबाइल देखती है, कुछ भी नहीं करती है, ठीक है। अगर उसने किसी को इंटरेस्ट दिया तो टीडीएस नहीं काटना। लेकिन मान लो मेरी बीवी है वो बिजनेस करती है, अगर मेरी बीवी है वो बिजनेस कर रही है, उसने केक शॉप चालू कर दिया, बोलती है मैं केक शॉप चालू कर देती हूं, मेरे को ऐसे ही ताने मारते रहते हो, ठीक है मैंने कर लो। अगर उसने बिजनेस करती है और बिजनेस का लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, या मेरी वाइफ प्रोफेशन करती है और अगर ग्रॉस रिसिट 50 लाख से ज्यादा है, तो मेरी वाइफ कंप्लायंस कर सकती है या नहीं कर सकती है? तो भैया मेरी वाइफ को टीडीएस काटना पड़ेगा। तो इस सेक्शन में एक बात बताऊं मैं आपको, कि भाई साहब यहां पेयर कौन है? एनी पर्सन, बट अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस नहीं काटना। बट इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस काटना पड़ेगा अगर लास्ट ईयर का टर्नओवर बिजनेस का 1 करोड़ से ज्यादा है या ग्रॉस रिसिट 50 लाख से ज्यादा है, तो टीडीएस काटना पड़ेगा। बोलो समझा के नहीं? अरे बोलो यस और नो।
तो आप ऐसे याद रखिए, यहां पेयर कौन है, एनी पर्सन, बट बीबी सर की वाइफ को टीडीएस नहीं काटना। क्या बोला मैंने, बीबी सर की वाइफ को टीडीएस नहीं काटना। क्या बोला मैंने, बीबी सर की वाइफ को टीडीएस नहीं काटना। एक बात बताऊं मैं आपको, यहां पे मैं आपको एक बढ़िया चीज बता दो, ध्यान रखना। ये मेरी वाइफ है ना, ये मेरी वाइफ, फोटो देख लो। मेरी वाइफ जो है ना, ये मेरी वाइफ है, ये हाईजैकर है। क्या है, हाईजैकर। क्या बोला मैंने, मेरी वाइफ क्या है, हाईजैकर। हाईजैकर, HIJACR, हाईजैकर है। इसका मतलब यह हुआ कि मैं आपको ऐसे बताऊंगा आगे कि ये जो सेक्शन है ना, 194H, 194I, 194J, 194A, 194C एंड 194R, हाईजैकर। ये सी पहले आना चाहिए था, हाईजैकर में करके, ठीक है, नहीं सही आएगा ना, हाईजैकर सही है। तो मेरी वाइफ है वो हाईजैकर है, तो बाबू मेरी वाइफ को 194H, 194I, 194J, 194A, 194C एंड 194R, इन सेक्शन में मेरी वाइफ को टीडीएस नहीं काटना। तो मैं एक बात बताऊं, मैं जब ये 6 सेक्शन पढ़ाऊंगा तो 6 सेक्शन में मैं पेयर में यही लिखूंगा, पेयर मींस एनी पर्सन बट बीबी सर की वाइफ को छोड़ के। बीबी सर की वाइफ है, वो दिन में 10 घंटे सोती है, 8 घंटे स्टेटस देखती है, उसको टीडीएस नहीं काटना। लेकिन अगर वो बिजनेस करती है या प्रोफेशन करती है और लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। तो देखो बेटा, मैंने क्या बोला अभी तक, 194A बोलो, 194A, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी। पेयर कौन है, एनी पर्सन, बोलो एनी पर्सन, बट अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। बट इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस काटना पड़ेगा अगर लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है या ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा है। सर इंटरेस्ट किसको दे रहे हैं तो टीडीएस काटना है? राइट आंसर इज गाइस, यहां पे पेई है रेजिडेंट पर्सन। बोलो क्या बोला मैंने, रेजिडेंट पर्सन। तो अगर आप किसी भी रेजिडेंट पर्सन को इंटरेस्ट दोगे तो आपको टीडीएस काटना है। सर रेट क्या है, 10%। बोलो रेट क्या है, 10%। अरे बोलो रेट क्या है, 10%। बोलो रेट क्या है, 10%। बोलो रेट क्या है, 10%। अब एक बात समझना, कुछ केसेस ऐसे हैं जहां टीडीएस नहीं काटना। सबका ध्यान इधर होना चाहिए, सबका ध्यान इधर होना चाहिए। कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे टीडीएस नहीं काटना। तो बाबू देखो, मैं लिख रहा हूं नो टीडीएस। बोलो क्या बोला मैंने, नो टीडीएस। कौन कौन से केसेस में टीडीएस नहीं काटना तो समझने की कोशिश करना। सबसे पहला, अगर आप किसी को इंटरेस्ट दे रहे हैं एंड इंटरेस्ट इज अप टू 10,000 पर एनम, आपने किसी को इंटरेस्ट दिया और वो इंटरेस्ट पूरे साल का मिला के कितना है, 10,000 तक, तो टीडीएस नहीं काटना। जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल, अपन एक एग्जांपल लेते हैं, हमारी कंपनी है बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड और हमारी कंपनी ने मान लो एक बंदे से लोन लिया जिसका नाम है बालू। क्या नाम है, बालू। अब बालू को ब्याज दिया, इंटरेस्ट दिया, तो बालू से लोन लिया, बालू को ब्याज दिया, अगर पूरे साल में मिला के 7,000 दिया तो इस पे टीडीएस नहीं आएगा। लेकिन अगर उसको 12,000 का इंटरेस्ट दिया तो टीडीएस आएगा और पूरे 12,000 पे टीडीएस आएगा एट द रेट 10%। बोलो कौन सी रेट से आएगा, एट द रेट 10%। अरे बोलो समझा के नहीं, अरे बोलो यस और नो। तो इंटरेस्ट अगर दिया वो अप टू 10,000 पर एनम है तो टीडीएस नहीं कटेगा। पूरे साल का मिला के इंटरेस्ट दिया और वो अगर 10,000 तक ही है तो टीडीएस नहीं कटेगा। अब एक और चीज समझना गाइस, यहां दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि अगर इंटरेस्ट जो दिया, इंटरेस्ट बाय, अगर कोई बैंक इंटरेस्ट देती है, कोऑपरेटिव बैंक इंटरेस्ट देती है या गाइस पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट देता है। अगर बैंक ने इंटरेस्ट दिया, कोऑपरेटिव बैंक ने इंटरेस्ट दिया या पोस्ट ऑफिस ने इंटरेस्ट दिया, एंड इंटरेस्ट बाय बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस इज अप टू ₹50,000, मींस पूरे साल में मिला के अगर 50,000 तक का इंटरेस्ट है तो वो लोग टीडीएस नहीं काटेंगे। जैसे बैंक में आपकी मम्मी ने एफडी कराई और मम्मा को बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो इंटरेस्ट अगर 50,000 रुपए तक है ना तो टीडीएस नहीं कटेगा। एंड गाइस यहां पे जो लिमिट है वो सीनियर सिटीजन के केस में 1 लाख है। मींस अगर जो सीनियर सिटीजन अकाउंट होल्डर है और सीनियर सिटीजन है तो वहां पे ये लिमिट है वो 1 लाख रुपए आ जाएगी। तो सीनियर सिटीजन के केस में
अप टू 1 लाख रुपीज पर एनम है तो आपको टीडीएस है वो नहीं काटना है। तो वापस से समझने की कोशिश करना। देखो बेटा, अगर जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट कौन दे रहा है, तो इंटरेस्ट अगर मान लो किसी भी पर्सन को दिया वो 10,000 पर एनम तक ही है, 10,000 तक ही है, तो टीडीएस नहीं काटना। 10,000 से ज्यादा है तो पूरे पे टीडीएस कटेगा। दूसरी चीज, अगर इंटरेस्ट है वो बैंक दे रही है, कोऑपरेटिव बैंक दे रही है, पोस्ट ऑफिस दे रही है, और वो इंटरेस्ट इज विद इन द लिमिट ऑफ द 50,000 पर एनम। अगर बैंक ने किसी को 50,000 पर एनम तक का ही इंटरेस्ट दिया तो टीडीएस नहीं कटेगा, लेकिन सीनियर सिटीजन अकाउंट होल्डर है तो ये लिमिट 1 लाख की हो जाएगी, 1 लाख तक इंटरेस्ट है तो टीडीएस नहीं कटेगा। अब गाइस एक और चीज समझना, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन, आप लोगों का ध्यान इधर होना चाहिए। सर एक बात बताओ, ये जो लिमिट है इंटरेस्ट की, ओ गुड मॉर्निंग, हाँ मुझे पता है थ्योरेटिकल है, इधर देखो सर, ये लिमिट है बैंक की 50,000 की, ये लिमिट बैंक वाइज है या ब्रांच वाइज है? जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, एक बात समझना, मान लो एक बैंक है जिसका नाम है आईसीआईसीआई बैंक, बोलो कौन सा बैंक है? आईसीआईसीआई बैंक करके, ठीक है। देखिए आईसीआईसीआई बैंक, और आईसीआईसीआई बैंक की 3 ब्रांच में मेरा अकाउंट है, मेरा अकाउंट 3 ब्रांच में है। एक मैंने विरार ब्रांच में अकाउंट खोला, एक मैंने बोरीवली ब्रांच में अकाउंट खोला, और एक मैंने अंधेरी ब्रांच में अकाउंट खोला। तो बाबू, एक मैंने आईसीआईसीआई बैंक की विरार ब्रांच, एक मैंने बोरीवली ब्रांच, एक मैंने अंधेरी ब्रांच में अकाउंट खोला, 3 मेरे अकाउंट है, और तीनों में मैंने एफडी कराई, और उस एफडी का इंटरेस्ट जो मिला, मान लो इस ब्रांच से 30,000 मिला, इस ब्रांच से 30,000 मिला, इस ब्रांच से 30,000 मिला, मुझे इंडिविजुअल ब्रांच से 50,000 से ज्यादा नहीं है, बट बाबू सबका मिला के मुझे 50,000 रुपए का इंटरेस्ट मिल गया आईसीआईसीआई बैंक से। आपको क्या लगता है मेरा टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा? मतलब ये लिमिट बैंक वाइज देखी जाएगी या ब्रांच वाइज देखी जाएगी? भाई बैंक ने, आईसीआईसीआई बैंक ने मुझे इंटरेस्ट पे किया है, वो तो 30,000 इस ब्रांच, 30,000 ये ब्रांच, 30,000 ये ब्रांच, टोटल मिला के 90,000 आईसीआईसीआई बैंक ने पे किया। क्या मेरा टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा? राइट आंसर इज गाइस, मैं बताऊं, यहां पे टीडीएस कट जाएगा, यहां टीडीएस कटेगा, क्योंकि देखो ये लोग क्या होता है, बैंक जो होती है ना वो कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर फॉलो करती है। बोलो कौन सी सॉफ्टवेयर? कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर। क्या बोला मैंने? कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर। तो कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर फॉलो करती है। आपने देखा होगा, आप एक ब्रांच में पैसा जमा कराओ, दूसरी ब्रांच से निकाल सकते हो, यस, हाथों हाथ निकाल सकते हो। तो ये लोग जो है ना कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर फॉलो करते हैं, तो ये लिमिट जो है ये बैंक वाइज देखी जाएगी, ना कि ब्रांच वाइज। लेकिन गाइज अगर मान लो मेरी 3 अलग अलग ब्रांचेस से मिला होता, तो अगर मान लो 3 अलग अलग ब्रांचेस, अलग अलग बैंक से मिला होता, तो जैसे मान लो एक मेरा आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट है, एक मेरा एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है, और एक मेरा एक्सिस बैंक में अकाउंट है, और बाबू आईसीआईसीआई बैंक ने मुझे जो इंटरेस्ट दिया वो 30,000 है, एचडीएफसी बैंक ने भी 30,000 है, एक्सिस बैंक ने भी 30,000 दिया, तो क्या यहां टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा? नहीं कटेगा। क्योंकि बाबू एक बात बताओ, मैंने बोला कोई भी बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है या पोस्ट ऑफिस है, वो इंटरेस्ट जो देती है वो अगर 50,000 तक है तो टीडीएस नहीं कटेगा, 50,000 से ज्यादा है तो टीडीएस कटेगा। अरे बोलो समझागे नहीं? अरे बोलो यस और नो, यस और नो, यस। अब एक और चीज समझना गाइस, तीसरा पॉइंट, अगर आपका सेविंग बैंक इंटरेस्ट है, बोलो क्या बोला, तो वो कितना भी है उस पे टीडीएस नहीं आएगा। सेविंग बैंक इंटरेस्ट मतलब बचत खाता, बचत खाता आपने देखा होगा, बचत खाता आप लोगों का भी सेविंग बैंक अकाउंट ही रहेगा। तो सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट कितना भी है, सेविंग बैंक इंटरेस्ट कितना भी है, उस पे टीडीएस नहीं आएगा, भले वो 50,000 से ज्यादा है या सीनियर सिटीजन के केस में 1 लाख से ज्यादा है तो भी टीडीएस नहीं आएगा। तो कुल मिला के एक बात बताऊं, बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस अगर इंटरेस्ट पे कर रही है तो टीडीएस तभी आएगा जब वो या तो एफडी अकाउंट है, बोलो क्या बोला, या फिर आरडी अकाउंट है। क्या बोला? आरडी। आरडी का मतलब होता है रिकरिंग डिपॉजिट। तो भैया टीडीएस तभी आएगा जब एफडी अकाउंट है या आरडी अकाउंट है, अदरवाइज आपका टीडीएस है वो नहीं आएगा। अरे बोलो समझागे नहीं? अरे बोलो यस और नो, यस और नो, यस। चलो अब एक और चीज समझना गाइस, गाइस ध्यान रखना, आप अगर इंटरेस्ट देते हो, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन, आप लोग अगर इंटरेस्ट देते हो, इंटरेस्ट
टू, आपने किसी बैंक को इंटरेस्ट दिया, आपने किसी बैंक को इंटरेस्ट दिया, या आपने किसी कोऑपरेटिव बैंक को इंटरेस्ट दिया, या आपने एलआईसी को इंटरेस्ट दिया, या आपने किसी इंश्योरेंस कंपनी को इंटरेस्ट दिया, या फिर आपने यूटीआई को, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, उसको इंटरेस्ट दिया, या फिर आपने किसी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन को इंटरेस्ट दिया, तो बाबू उनका टीडीएस आपको नहीं काटना। जैसे मैंने क्या बोला, वापस से बोल रहा हूं, समझने की कोशिश करना, आपका ध्यान इधर होना चाहिए। आप जो इंटरेस्ट दे रहे हो वो बैंक को दे रहे हो, या कोऑपरेटिव बैंक को दे रहे हो, एलआईसी को दे रहे हो, इंश्योरेंस कंपनी को दे रहे हो, यूटीआई को दे रहे हो, या फाइनेंशियल कॉरपोरेशन को दे रहे हो, तो उनका आपको टीडीएस नहीं काटना है। जैसे एक बात बताओ, मैंने एक कार लोन ले रखा है, मैंने कार खरीदी और कार के लिए मैंने लोन लिया, और मैंने वो लोन लिया मान लो एक्सिस बैंक से, तो मैं एक्सिस बैंक को हर महीने इंटरेस्ट दे रहा हूं ईएमआई के साथ में, तो क्या मुझे एक्सिस बैंक का काटना है? आंसर इज नो, मुझे एक्सिस बैंक का नहीं काटना। मुझे एक्सिस बैंक है, वो एक्सिस बैंक का टीडीएस नहीं काटना। दूसरी चीज क्या हुई कि अगर मान लो मैंने एक हाउसिंग लोन ले रखा है आईसीआईसीआई बैंक से, तो क्या मुझे उसका टीडीएस काटना है? आंसर इज नो, उसका टीडीएस नहीं काटना। लेकिन गाइस ध्यान रखना, मैं आपको यहां पे बोल रहा हूं कि आप इंटरेस्ट जो दे रहे हैं वो किसी बैंक को दे रहे हैं, कोऑपरेटिव बैंक को दे रहे हैं, एलआईसी को दे रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी को दे रहे हैं, यूटीआई को दे रहे हैं, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को दे रहे हैं, तो उनका टीडीएस नहीं काटना। लेकिन गाइज यहां पे यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि यहां एनबीएफसी कवर नहीं है, यहां एनबीएफसी नॉट कवर्ड। आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि एनबीएफसी नॉट कवर्ड, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप एनबीएफसी को इंटरेस्ट देंगे तो उसका टीडीएस कटेगा। आपने एनबीएफसी से लोन लिया, जैसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है, बजाज फाइनेंस है, श्रीराम फाइनेंस है, ये एनबीएफसी है, अगर उनको इंटरेस्ट दिया तो उनका आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। अगर उनको इंटरेस्ट दिया तो उनका टीडीएस काटना पड़ेगा। चलिए अभी तक जो पढ़ा उसका ध्यान दीजिए, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। 194A बोलो, 194A। पेयर कौन होगा? एनी पर्सन, बोलो एनी पर्सन अदर देन बीबी सर की वाइफ। क्या बोलोगे? अदर देन बीबी सर की वाइफ। पेई कौन होगा? रेजिडेंट पर्सन, रेट रहेगा 10%। कहां कहां टीडीएस नहीं काटना, तो आप इतना याद रखेंगे टीडीएस कहां कहां नहीं काटना। एक तो इंटरेस्ट है वो पूरे साल का मिला के अप टू 10,000 पर एनम है, तो टीडीएस नहीं कटेगा। दूसरा, इंटरेस्ट अगर मान लो किसी भी बैंक ने, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस ने दिया और वो अप टू 50,000 तक है, तो टीडीएस नहीं कटेगा। अगर सीनियर सिटीजन को दिया तो भैया 1 लाख तक है, तो टीडीएस नहीं कटेगा। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट कितना भी हो बाबू, टीडीएस नहीं कटेगा। और उसके बाद में लास्ट मैंने बोला, आप अगर इंटरेस्ट किसी बैंक को दे रहे हैं, कोऑपरेटिव बैंक को दे रहे हैं, एलआईसी को दे रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी को दे रहे हैं, आपका यूटीआई को दे रहे हैं, या फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को दे रहे हैं, तो उनका टीडीएस नहीं काटना। लेकिन यहां एनबीएफसी कवर नहीं हुआ, तो एनबीएफसी को इंटरेस्ट देते हैं तो उनका टीडीएस काटना पड़ेगा। चलिए आप एक काम करिए, इसको एक बार कॉपी करिए, इतने को एक बार इसको आप कॉपी करिए। कॉपी करो इसको। बोलता कॉपी हो गया, तू साथ साथ कर रहा था क्या? साथ साथ नहीं करना है बाबू।
हाँ जी, कॉपी करो। साइड में हटो थोड़ा। हाँ हटो, मैं नहीं हट रहा। अरे भाई, टीडीएस कैसे कटेगा? उत्तरा, जैसे आपने किसी को इंटरेस्ट दिया तो इंटरेस्ट पे कटेगा। अभी आएगा एग्जांपल तो आपको समझेगा। हाँ, 50,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट दिया तो पूरे पे टीडीएस कटेगा। हुआ सबका? हाँ भाई बोलो, डन। कितने लोग स्टिल डूइंग? कितने लोग स्टिल डूइंग? हाँ हो गया, डन। चलो क्वेश्चन नंबर आपकी बुक में, आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 2, आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद ट्राई करेंगे। आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद ट्राई करेंगे, और तीसरे पार्ट में इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे आया वो अगर आपने बता दिया तो आपको चॉकलेट मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद ट्राई करेंगे, और तीसरे पार्ट में इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे आया वो अगर आपने बता दिया तो आपको चॉकलेट मिलेगी। चलो फटाफट ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 2। सर टीडीएस क्यों डिडक्ट होता है? जिससे कि आपका कुछ ना कुछ पैसा पहले ही गवर्नमेंट को चला जाए। टीडीएस कटेगा तो टैक्स नहीं भरना पड़ेगा? भरना पड़ेगा ना, टैक्स तो भरना ही पड़ेगा। अपन ने सीखा तो था कि जो टीडीएस टीसीएस कट जाता है वो लेस कर दो, बाकी बचेगा वो तो भरना पड़ेगा ना। जतिन भाई यस। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो फटाफट।
हाँ, किसी का टैक्स ना बने तो टीडीएस भरा है उसका रिफंड मिल जाएगा। यस, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप शिवम। चलिए कुशल भाई, फर्स्ट पार्ट में डेट गलत है क्या? ओ हाँ, इसको 2026 करो। फर्स्ट पार्ट में डेट को 2026 करो। फर्स्ट पार्ट में यहां पे डेट को 2026 करो। हाँ चलो, भाई एसी बंद कर दिया क्या इसने? तो रिमोट क्यों लिया था? देना मुझे एसी रिमोट। गणेश, तुम्हारे नाम पे क्वेश्चन भी है। कितने क्वेश्चन है गणेश के नाम पे? कोई और सब्जेक्ट में इतने क्वेश्चन है तेरे नाम पे? ले ऐसे ही फेंक दे, मैं आई विल कैच। ओ, मैं पहले क्रिकेट खेलता था, तो टाइम उम्र हो गई रे। मैं अभी है ना, आपका बैच कंप्लीट होने के बाद मैं पक्का ध्यान दे रहा हूँ हेल्थ पे। जिम जा रहा हूँ मैं, जिम, मैं डाइट कर रहा हूँ, जिम जा रहा हूँ, और मैं बढ़िया प्रोटीन प्रोटीन खाऊंगा। चलिए, क्या हुआ? आपको समझ में तो आ गया ना? ये क्वेश्चन समझ में आया? पहले वाले ने बैंक में, पहले वाले केस में बैंक का इंटरेस्ट कितना? 54,000। तो 54,000 50,000 से ज्यादा है, तो बैंक है वो 50,000 से ज्यादा इंटरेस्ट देती है, टीडीएस काटेगी 10% की रेट से, तो कितना आ जाएगा? 5,400। दूसरे में मुझे एक बात बताओ, इंटरेस्ट कितना है? 60, तो 6,000, 60,750, तो 50 से ज्यादा है, टीडीएस आएगा 60,750। तीसरे में कितना आया इंटरेस्ट? मुझे नहीं पता, तीसरे में बताओ। मुकेश कुमार यादव बोलता है सपने देखना अच्छी बात है बेटा, मैं जिम जाके बताऊंगा, देखना। मैं अभी देखना कुछ दिन में ऐसे मतलब एकदम ऐप बनाऊंगा, फिर मैं वीडियो डालूंगा इंस्टाग्राम पे, देखो। बट 8,000 इंटरेस्ट नहीं, 28,000 इंटरेस्ट है। 28,000 इंटरेस्ट कैसे आया, कोई बताएगा मुझे? इंटरेस्ट 28,000 आएगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 में 28,000 का इंटरेस्ट आएगा, कैसे आएगा वो बताओ। देखो गाइस, एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 3 का जो इसका थर्ड पार्ट है, वो क्या बोलता है कि 1 अक्टूबर 2025 को राजेश स्टार्टेड अ 6 month रिकरिंग डिपॉजिट ऑफ द 2 लाख पर मंथ एट द रेट 8% पर एनम विद द पीक्यूआर बैंक, और ये मैच्योर हो जाएगी 31 मार्च 2026 को। तो पहली चीज तो ये रिकरिंग डिपॉजिट है। तो रिकरिंग डिपॉजिट किसको बोलते हैं? मतलब हर महीने 2-2 लाख डिपॉजिट करेगा। तो हर महीने 2-2 लाख डिपॉजिट करेगा, तो पहले 2 लाख मल्टीप्लाई बाय आपका कितना परसेंट है? 8% है, और पहले 6 महीने का, तो 6 महीने का कितना आ गया? 8,000 आया। हाँ भाई, 8,000 आया। फिर उसके बाद 2 लाख वापस अगले महीने डिपॉजिट करेगा, उस पे 8% की रेट से 5/12 होगा, उसके बाद 4/12 होगा, उसके बाद 3/12 होगा, उसके बाद 2/12 होगा, और 1/12 होगा। और ऐसा करते हुए आपका 28,000 का इंटरेस्ट आएगा। तो 28,000 का इंटरेस्ट 50,000 से ज्यादा नहीं है, तो यहां पे टीडीएस नहीं आएगा। समझ में आया? रिकरिंग डिपॉजिट किसको बोलते हैं? हर महीने इतना इतना डिपॉजिट करोगे, तो हर महीने इतना इतना डिपॉजिट करोगे, दैट इज कॉल्ड योर रिकरिंग डिपॉजिट। तो रिकरिंग डिपॉजिट के केस में यहां पे आपका रिकरिंग डिपॉजिट के केस में आपका इंटरेस्ट कितना आएगा? यहां पे 28,000 आया, तो 28,000 है वो 50,000 से कम है, तो यहां पे आपका टीडीएस नहीं आएगा।
चलो बोलो डन, झाला, एनी डाउट? नो डाउट, नो डाउट। सर मुझे चॉकलेट दे दो। बेटा तुमको चॉकलेट अभी भिजवाता हूं, ब्लिंकिट करा दूं? हाँ चलो, चलो बोलो डन, ये बोलो डन। हाँ बोलो डन, डन। चलो इधर देखो, तो गाइस मैंने आपको बताया, सब लोग इधर ध्यान दीजिए, टीडीएस कहां कहां नहीं आएगा, बोलो नहीं आएगा। एक तो इंटरेस्ट है वो पूरे साल का मिला के अप टू 10,000 पर एनम है तो नहीं आएगा। बैंक ने अगर मान लो इंटरेस्ट दिया वो 50,000 पर एनम तक है तो नहीं आएगा। सीनियर सिटीजन को दिया तो 1 लाख पर एनम तक है तो नहीं आएगा। अगर सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है तो टीडीएस नहीं आएगा। इंटरेस्ट टू द बैंक या कोऑपरेटिव बैंक, एलआईसी, इंश्योरेंस कंपनी, यूटीआई, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को दिया तो भी टीडीएस नहीं आएगा। अब एक और चीज समझना गाइस, इधर ध्यान दीजिए। अब मैं यहां पे कुछ और पॉइंट लिख रहा हूं जहां पे टीडीएस नहीं आएगा। अब वो आपके एग्जाम के लिए इतने रिलेवेंट नहीं है, बट तो भी आपको यहां ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान तो देना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहली चीज कि गाइस अगर इनकम टैक्स रिफंड पे इंटरेस्ट है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड। एक बात बताओ, कभी कभी आप इनकम टैक्स ज्यादा भर देते हो, बोलो ज्यादा भर देते हो। ज्यादा कैसे भर दिए, या तो गलती से ज्यादा भर दिए, या कभी कभी क्या होता है आपका टीडीएस कट गया है और आपकी इनकम तो बेसिक एग्जेम्पशन से कम है, आपकी तो 12 लाख से भी कम है, तो जितना भी टीडीएस भरा है उसका रिफंड मिल जाएगा आपको। तो रिफंड जब आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देता है ना, तो उस रिफंड पे आपको इंटरेस्ट भी देता है। अब आप मुझे बोलोगे कितना इंटरेस्ट देता है, वो इंटरेस्ट अपन पढ़ेंगे सीए फाइनल में, इंटरमीडिएट में वो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नहीं है। तो उस इंटरेस्ट पे, इनकम टैक्स रिफंड पे जो इंटरेस्ट आया ना, उस इंटरेस्ट पे आपका टीडीएस नहीं कटेगा। तो इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड आया, उस पे आपका टीडीएस नहीं कटेगा। उसके बाद गाइस एक चीज समझना, पॉइंट नंबर 6, कि अगर कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बोलो क्या बोला, जैसे जिन सोसाइटीज में आप रहते हो, जिन घरों में आप रहते हो, दैट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी ने किसी मेंबर को इंटरेस्ट दिया, बोलो किसको इंटरेस्ट दिया, मेंबर को इंटरेस्ट दिया, तो उस पे टीडीएस नहीं आएगा। या फिर बाबू कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसने किसी अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंटरेस्ट दिया, किसी अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंटरेस्ट दिया, तो टीडीएस नहीं आएगा। तो 2 पॉइंट बोला कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ने अपने मेंबर को ब्याज दिया तो टीडीएस नहीं आएगा, या कोऑपरेटिव सोसाइटी ने किसी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंटरेस्ट दिया तो भी टीडीएस नहीं आएगा। एंड गाइस दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि जो भी कोऑपरेटिव बैंक है, आपने देखा होगा बहुत सारी कोऑपरेटिव बैंक होती है, जैसे सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक है अपने यहाँ पे, एक मोगावीरा कोऑपरेटिव बैंक है, तो आपने बहुत सारी कोऑपरेटिव बैंक देखी होगी। अगर ये कोऑपरेटिव बैंक जो होती है, अगर इन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंटरेस्ट दिया तो इस पर्टिकुलर केस में टीडीएस नहीं कटेगा। तो मैंने 2 पॉइंट बोले, मैंने 2 पॉइंट कौन कौन से बोले कि गाइस अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है और वो कोऑपरेटिव सोसाइटी ने अपने मेंबर को इंटरेस्ट दिया तो टीडीएस नहीं आएगा, या कोऑपरेटिव सोसाइटी ने कोऑपरेटिव दूसरी सोसाइटी को इंटरेस्ट दिया तो भी टीडीएस नहीं आएगा, या फिर कोऑपरेटिव बैंक जो है उसने कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंटरेस्ट दिया तो टीडीएस नहीं आएगा। लेकिन गाइस इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या बोलता है कि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक है, अगर इनका लास्ट ईयर का टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा हो जाता है, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव बैंक है, इनका लास्ट ईयर का टर्नओवर है वो अगर 50 करोड़ से ज्यादा हो जाता है तो उस पर्टिकुलर केस में बाबू, और 50 करोड़ से ज्यादा हो रहा है और जो इंटरेस्ट दे रहे हैं ना वो इंटरेस्ट 50,000 या 1 लाख से ज्यादा है, सीनियर सिटीजन को दिया तो 1 लाख से ज्यादा है, अदर को दिया तो 50,000 से ज्यादा है। एंड गाइज ये कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक का लास्ट ईयर का टर्नओवर अगर 50 करोड़ से ज्यादा है तो उस पर्टिकुलर केस में टीडीएस आएगा, उस पर्टिकुलर केस में टीडीएस आएगा। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइज।
मैंने बोला कि अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी ने किसी मेंबर को इंटरेस्ट दिया, नो टीडीएस। कोऑपरेटिव सोसाइटी ने अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंटरेस्ट दिया, नो टीडीएस। कोऑपरेटिव बैंक ने कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंटरेस्ट दिया, नो टीडीएस। लेकिन अगर ये कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑपरेटिव बैंक का लास्ट ईयर का टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है और इन्होंने जो इंटरेस्ट दिया वो 50,000 1 लाख से ज्यादा है, तो उस केस में टीडीएस आएगा। अब एक और चीज समझना गाइस, लास्ट ईयर एक गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट आए थे जिसका नाम है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। तो जो भी महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट है उस पे टीडीएस नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। और गाइस ये सेविंग सर्टिफिकेट 2023 में आए थे, तो इस पे टीडीएस नहीं कटेगा। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट का जो इंटरेस्ट है उस पे टीडीएस नहीं आएगा। अब एक और चीज समझना, नेक्स्ट पार्ट एंड लास्ट पार्ट, और ये तुम्हारा लास्ट पार्ट है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये गाइस एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो हमारे बैच में एक बंदी है जिसका नाम है पायल। पायल, हाँ मिस्टर पायल, ओ सॉरी, मिस पायल। पायल जो है, पायल की एक गाड़ी है, ये वाली गाड़ी, ठीक है। पायल ड्राइविंग भी करती है, हैवी ड्राइवर। अब एक बात समझना, ये पायल की कार है और पायल जो है ये रोड पे जा रही थी, ये रोड पे जा रही है, ये रोड है अपने इंडिया में, यहां चलते हैं इधर इस साइड में, यहां पे चल रही है। पायल की गाड़ी यहां चल रही है, यहां पे चल रही है, ध्यान देना, पायल की गाड़ी यहां चल रही है और यहां चल रही है और पायल को मुड़ना इधर है। तो इसको मतलब हुआ कि पायल को राइट में मुड़ना है, तो पायल को राइट में मुड़ना था, लेकिन पायल ने गाड़ी का इंडिकेटर लेफ्ट का दिया। पायल ने लेफ्ट का इंडिकेटर दिया और जैसे ही लेफ्ट का इंडिकेटर दिया, पीछे से एक ट्रक आ रहा था, वो ट्रक से गाड़ी ठुक गई और ट्रक से ठुक गई, गाड़ी पूरी टूट गई। लेकिन इसमें से पायल बाहर निकली और वो ट्रक वाले पे चिल्लाने लग गई, बोलती आपको दिखता नहीं क्या, आपको दिखता नहीं क्या, आप क्या कर रहे हो, मेरी गाड़ी तोड़ दी, इतनी नई गाड़ी थी आपने तोड़ दी, मैंने इंडिकेटर भी दिया था, ये वो। तो उसने बोला कि मैडम आपने इंडिकेटर लेफ्ट का दिया था और आप राइट में मुड़ गए हो। तो पायल बोलती है मैं सही तो कर रही थी, मैं ये बोल रही थी भाई मेरे को राइट मुड़ना, आप लेफ्ट से निकल जाओ, इसलिए लेफ्ट का इंडिकेटर आपको दिया था, आपको लेफ्ट का इंडिकेटर इसलिए दिया था कि आप लेफ्ट से निकल जाओ, ठीक है। वो बेचारा ट्रक वाला है, वो ट्रक वाले ने वहीं पे आत्महत्या कर दी। इसका ये सुन के उसने जो है वहीं पे आत्महत्या कर ली, बोला नहीं मेरे से ना हो पाए करके, ठीक है। अब अल्टीमेटली क्या हुआ कि पायल ने क्या किया, ये जो गाड़ी है इस गाड़ी का ऑलरेडी इंश्योरेंस करा रखा था। क्या करा रखा था? इंश्योरेंस। तो गाड़ी का इंश्योरेंस करवा रखा था आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से। किससे करा रखा था? आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। सो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड करके कंपनी है, उस कंपनी से उसने इंश्योरेंस करा रखा था। बंद हो गया इसी, हाँ, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से उसने क्या किया था? इंश्योरेंस करा रखा था। अब इंश्योरेंस करा रखा था तो इसकी गाड़ी का इंश्योरेंस क्लेम के लिए गए, लेकिन उसने मना कर दिया। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने बोला कि नहीं, हम ऐसे क्लेम पास नहीं करते जो लेफ्ट सिग्नल देके राइट मुड़ जाते हैं, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, यहाँ पूरा नेग्लिजेंस है, वो ड्राइवर का है, हैवी ड्राइवर पायल का है, तो इसके लिए हम क्लेम पास नहीं करेंगे। अब आईसीआईसीआई ने बोला कि हम क्लेम पास नहीं करेंगे। पायल ने बोला ऐसे कैसे, बहुत नुकसान हुआ है, क्लेम कैसे पास नहीं करेंगे। तो पायल ने क्या किया, पायल सीधा गई एक कोर्ट में जिसको बोला जाता है मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्राइब्यूनल। बोलो क्या बोला? मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्राइब्यूनल में गई और मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्राइब्यूनल, वहां जज साहब थे, उनके सामने रोई बहुत। जज साहब देखो मेरी एक ही गाड़ी थी करके, ठीक है, उसमें टूट गया, मैंने इंडिकेटर दोनों साइड के दिए थे, ठीक है। वो बोली मैंने इंडिकेटर दोनों साइड के दिए थे, गलती हो गई, ये हो गया, इंडिकेटर फेल हो गया, ये हो गया। मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्राइब्यूनल है, उन्होंने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को बोला कि यार ऐसा नहीं है, दे दो ना बेचारी को कंपनसेशन। जब जज साहब को दया आ गई, क्या आ गई? दया। रोती हो गई, गाड़ी ऐसे एकदम पिचक गई थी गाड़ी करके, ठीक है, गाड़ी नहीं थी करके, ठीक है, गाड़ी जो है वो स्कूटर बन गई थी, ठीक है। अब वो गाड़ी है ऐसी पिचक गई थी, तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को बोला,
मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्राइब्यूनल ने कि आप इसको जो है वो कंपनसेशन दो, बोलो क्या बोला, और कंपनसेशन दो इसको 15 लाख रुपए का, और बोला 15 लाख रुपए के कंपनसेशन के साथ साथ में आप एक काम करो, इतना लेट कंपनसेशन दे रहे हो तो इस पे ब्याज भी दो, बोलो क्या दो, ब्याज, इंटरेस्ट भी दो, और इंटरेस्ट बोला 70,000 का। अब एक बात समझना, 70,000 का इंटरेस्ट बोला, लॉ मेकर्स ये बोलते हैं कि मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्राइब्यूनल की वजह से अगर ये इंश्योरेंस कंपनी है, ये जब इंटरेस्ट को क्रेडिट करेगी, बोलो क्या करेगी, क्रेडिट का मतलब होता है कि भाई साहब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करेगी। क्रेडिट करते टाइम टीडीएस नहीं काटना, नो टीडीएस, कितना भी इंटरेस्ट हो क्रेडिट करते टाइम टीडीएस नहीं काटना। लेकिन उस इंटरेस्ट को जब पे करेगी, बोलो क्या करेगी, पे करेगी, जब इंटरेस्ट को पे करेगी और इंटरेस्ट अगर 50,000 रुपए से ज्यादा है, 50,000 से ज्यादा है, तो टीडीएस काटना पड़ेगा, अदरवाइज टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो अगर मान लो मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्राइब्यूनल की वजह से, उनके ऑर्डर की वजह से इंटरेस्ट है वो क्रेडिट होता है तो टीडीएस नहीं काटना, जब वो इंटरेस्ट पे किया जाएगा तब टीडीएस काटना है। बट टीडीएस भी तभी काटना है जब 50,000 पर एनम से ज्यादा इंटरेस्ट है। अगर वो इंटरेस्ट अप टू 50,000 है तो टीडीएस नहीं काटना, 50,000 से ज्यादा है तो ही टीडीएस काटना पड़ेगा। दिस इज द लास्ट पॉइंट। तो गाइज एक बात बताऊं, यहां पे अगर इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट बाय द ऑर्डर ऑफ मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्राइब्यूनल, मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्राइब्यूनल की वजह से इंटरेस्ट मिला बाय द ऑर्डर ऑफ एमएसीटी। अब एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ इंटरेस्ट जब क्रेडिट करेंगे तो बेटा नो टीडीएस, और इंटरेस्ट अगर पे करेंगे, दैट इज पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, अगर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट हुआ तो बेटा यहां पे टीडीएस, नो टीडीएस इफ इंटरेस्ट अप टू 50,000। अगर इंटरेस्ट पूरे साल का मिला के 50,000 तक ही है तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो गाइस यहां पे ये सेक्शन कंप्लीट हो जाती है। कहां कहां पे टीडीएस नहीं कटेगा, तो देखो सबसे पहले अगर मान लो किसी ने भी किसी को इंटरेस्ट दिया वो अप टू 10,000 तक है तो टीडीएस नहीं कटेगा। दूसरी चीज, बैंक ने अगर दिया, कोऑपरेटिव बैंक ने दिया, पोस्ट ऑफिस ने दिया, 50,000 तक है तो टीडीएस नहीं कटेगा। सीनियर सिटीजन को दिया तो 1 लाख तक है तो टीडीएस नहीं कटेगा। सेविंग बैंक इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं आएगा। उसके बाद अगर आप इंटरेस्ट किसी बैंक को देते हो, कोऑपरेटिव बैंक को देते हो, एलआईसी को देते हो, किसी इंश्योरेंस कंपनी को देते हो, यूटीआई को देते हो, या फिर आपका फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को देते हो तो टीडीएस नहीं आएगा। बट एनबीएफसी को दिया तो टीडीएस आएगा। अगर इनकम टैक्स का रिफंड पे इंटरेस्ट आया तो उस पे टीडीएस नहीं आएगा। अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ने अपने मेंबर को इंटरेस्ट दिया, कोऑपरेटिव सोसाइटी ने दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंटरेस्ट दिया तो टीडीएस नहीं आएगा। कोऑपरेटिव बैंक ने अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंटरेस्ट दिया तो टीडीएस नहीं आएगा। लेकिन इनका अगर लास्ट ईयर का टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है, लास्ट ईयर का टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है तो भैया, और इंटरेस्ट जो दे रहे हैं वो 50,000 या 1 लाख से ज्यादा है तो टीडीएस आएगा। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2023 का इंटरेस्ट है, उस पे टीडीएस नहीं आएगा। एंड गाइस मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्राइब्यूनल के कंपनसेशन पे अगर कोई इंटरेस्ट मिला, वो इंटरेस्ट क्रेडिट करेंगे तो टीडीएस नहीं काटना। पेमेंट के टाइम पे अगर अप टू 50,000 तक ही इंटरेस्ट है तो टीडीएस नहीं काटेंगे, 50,000 से ज्यादा है तो ही टीडीएस काटना पड़ेगा। दिस इज द कंप्लीशन ऑफ सेक्शन 194A करके, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, इसका एक लास्ट कॉन्सेप्ट और बचा है वो मैं बता देता हूं और उसके बाद ये सेक्शन कंप्लीट और आपको मैं ब्रेक भी दे दूंगा, ठीक है। चलो मुझे एक बात बताओ सब लोग, टीडीएस कब काटते हैं? पेमेंट और क्रेडिट, विचएवर इज पेमेंट और क्रेडिट विचएवर इज अर्लियर। कल मैंने जहां टीडीएस चालू किया था वहां पे मैंने बताया था पेमेंट और क्रेडिट विचएवर इज अर्लियर। बट इन चीजों को छोड़ के देखो, सैलरी ईपीएफ पे टीडीएस काटना है सिर्फ पेमेंट के टाइम पे, विनिंग के केस में पेमेंट के टाइम पे, डिविडेंड के केस में पेमेंट के टाइम पे, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी पेमेंट के टाइम पे, कंपनसेशन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल असेट पेमेंट के टाइम पे, कैश विड्रॉल पेमेंट। तो इन केसेस में पेमेंट के टाइम पे टीडीएस काटना है, बाकी के केस में क्रेडिट और पेमेंट विचएवर इज अर्लियर। अब एक गाइस एक हुआ क्या पता है तुमको, जैसे मान लो एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर बीबी, और मैंने क्या किया, मैंने एफडी कराई, और एफडी कराई मैंने इंडसइंड बैंक के साथ, इंडसइंड बैंक है वहां मैंने एफडी कराई,
और मैंने एफडी कराई 10 करोड़ रुपए की, 10 करोड़ की एफडी कराई, मेरे पास इतना पैसा था, मैंने करा ली एफडी, ठीक है। सच्चा ही नहीं है, गरीब आदमी हूं मैं, 10 करोड़ की मैंने एफडी कराई। अब मुझे एक बात बताओ, 10 करोड़ की एफडी पे अगर 8% की रेट से इंटरेस्ट है तो पूरे साल का कितना होगा? 80 लाख। और हर दिन का कितना होगा? अगर 365 डेज से डिवाइड कर लेते हो तो हर दिन का ब्याज कितना होगा? 38,000, 21,988, इतना 21,080। हाँ चलो कोई बात नहीं, 80 लो, 81 लो, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को। मैं बोल रहा हूं, हाँ लो बस 980, इतना इंटरेस्ट हर रोज मिलेगा, हर रोज आएगा। एक बात बताओ, बैंक क्या करती है पता है? आजकल सीबीएस सॉफ्टवेयर फॉलो करती है। सीबीएस का मतलब होता है कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं? कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर का मतलब होता है, आपने अगर सुना होगा, बैंक का थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, तो एक ओरेकल करके सॉफ्टवेयर है जो बैंक फॉलो करती है, एक और फिनेकल करके करती है। फिनेकल जो इन्फोसिस का है, ओरेकल फॉरेन की कंपनी है, ये सॉफ्टवेयर बैंक फॉलो करती है। अब गाइस एक बात बताओ, मैंने 10 करोड़ का एफडी कराया, 8% इंटरेस्ट है। बैंक क्या करती है पता है? हर दिन मेरा इंटरेस्ट एक अलग अकाउंट में पार्क करते जाती है। क्या करती है? पार्क। ऐसा होता है पता है प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है? आप भी अगर कहीं एफडी कराओ बैंक में और आप अपना मोबाइल बैंकिंग से रोज अगर बैलेंस देखोगे तो एफडी का बैलेंस रोज बढ़ता जाता है, 2-2 रुपया, 3-3 रुपया। क्यों बढ़ता जाता है? क्योंकि इंटरेस्ट है वो एक अलग अकाउंट में पार्क करके जाते हैं और वो बताते हैं कि तुम्हारा आज इतना इंटरेस्ट हो गया। ये बैंक करती है फॉर द पर्पस ऑफ मैक्रो मॉनिटरिंग पर्पस। क्या बोला? मैक्रो मॉनिटरिंग पर्पस। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर एक बात बताओ, एफडी पे जो इंटरेस्ट वगैरह है उसमें बैंक क्या करती है? हर दिन वो इंटरेस्ट को कैलकुलेट करती है और एक सेपरेट अकाउंट में पार्क करते जाती है। सेपरेट अकाउंट में क्या करती है? पार्क। सेपरेट अकाउंट में पार्क करते जाती है, तो क्या हर दिन टीडीएस काटना है? क्या बैंक हमारा हर दिन टीडीएस काटेगी? बैंक क्या एवरी डे हमारा टीडीएस काटेगी? राइट आंसर इज नो, एवरी डे टीडीएस नहीं काटना है, ऐसा सीबीडीटी ने बोला है। क्या अगर मान लो सीबीएस सॉफ्टवेयर फॉलो करते हैं और भैया मैक्रो मॉनिटरिंग पर्पस के लिए आप भले हर दिन इंटरेस्ट को पार्क करते हो, हर दिन टीडीएस नहीं काटना। टीडीएस तब काटना है जब आप उस इंटरेस्ट का कंस्ट्रक्टिव क्रेडिट करोगे या कंस्ट्रक्टिव पेमेंट करोगे। क्या बोला मैंने? कंस्ट्रक्टिव क्रेडिट या कंस्ट्रक्टिव पेमेंट। तो नॉर्मली क्या होता है कि जैसे बैंक आपको एफडी पे इंटरेस्ट क्वार्टरली देती है, तो जैसे ही क्वार्टर एंड हुआ तब टीडीएस काटो, या फिर मान लो उससे पहले पहले आप एफडी ब्रेक कर देते हो। कभी कभी होता है ना, अपन एफडी ब्रेक कर देते हैं, तो एफडी ब्रेक कर दिया तो उस टाइम पे जो भी आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा उसका आप टीडीएस काट लो। तो मैंने क्या बोला गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भैया अगर मैक्रो मॉनिटरिंग पर्पस के लिए बैंक है वो हर दिन इंटरेस्ट को एक सेपरेट अकाउंट में पार्क करती है, उस टाइम पे टीडीएस नहीं काटना। उस टाइम पे टीडीएस नहीं काटना, टीडीएस उस टाइम पे काटना है जिस टाइम पे वो इंटरेस्ट है उसका कंस्ट्रक्टिव पेमेंट होता है या कंस्ट्रक्टिव क्रेडिट होता है। इंटरेस्ट का कंस्ट्रक्टिव पेमेंट होता है या कंस्ट्रक्टिव क्रेडिट होता है, उस टाइम पे टीडीएस काटना है, हर दिन टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। चलिए आप एक काम करिए, आप लोग अपनी बुक में आएंगे कॉम्पैक्ट में, और कॉम्पैक्ट में बाबू यहां पे ऑन द पेज नंबर जो भी आपका रहेगा, आई थिंक 136 रहेगा, इस पे 194A के बारे में दे रखा है, आप इसको रीड कर लीजिए। इसमें से एक चीज ध्यान रखना, एक पॉइंट आपको रीड नहीं करना है, नहीं करोगे तो चलेगा। पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 10 को रीड नहीं करना, और एक चीज आपको एक और अमेंडमेंट करना है, जो पेज नंबर 136 पे पॉइंट नंबर 13 में जो 40,000 दे रखा है ना, इस 40,000 की जगह आप 50,000/1 लाख कर दीजिए। जिनके पास बुक आई है वहां पे आप एक काम करिए, जो लास्ट वाला पॉइंट है जहां 40,000 को काट के, ये 40,000 लास्ट ईयर तक लिमिट हुआ करती थी, यहां पे आप 50,000/1 लाख कर दीजिए। और अब आप ले लीजिए ब्रेक, अब आप ले लीजिए ब्रेक। हाँ क्या हुआ? सीनियर सिटीजन या बेटा, हाँ ठीक है। चलो अब आप एक काम करो, आप जो है आप लोग एक काम करो, आप लोग इस पूरे को रीड कर लीजिए और 15 मिनट का ले लीजिए ब्रेक। इस पूरे को रीड कर लीजिए और आप 15 मिनट का ले लीजिए ब्रेक, ठीक है।
चलिए आज के लिए इतना बहुत है, ब्रेक से पहले, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं।